हेलो एवरीवन, महेंद्र कुमार जोनवाल एक बार फिर से आपके सामने धातु एवं अधातु का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूँ। और इससे पहले हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ लिया था। आयनिक यौगिकों में हमने पढ़ा था कि एक साइड धातु होती है और दूसरी साइड होता है अधातु, यही पढ़े थे। तो धातु अपने आयन को किसको ट्रांसफ़र कर देती है? अधातु को। तो धातु से अधातु में आयनों का स्थानांतरण क्या कहलाया था? आयनिक यौगिक। इससे बनने वाले यौगिक क्या कहलाए थे? आयनिक यौगिक। कि धातु से अधातु में आयनों का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाए थे? आयनिक यौगिक, यही पढ़े थे। और फिर हमने पढ़ा था कि आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं। आयनिक यौगिकों क्या होते हैं? कुछ गुणधर्म होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कुछ, कि उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है वो देखो। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था कि आयनिक यौगिकों की जो क्वालिटी होती है हमारे पास में, पहला बताया था कि आयनिक यौगिकों की पहली क्वालिटी होती है भौतिक गुणधर्म, भौतिक प्रकृति। दूसरा बताया था इसका गलनांक और क्वथनांक। तीसरा बताया था घुलनशीलता। और चौथा बताया था विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिकों की हमारे पास में 4 प्रकार की क्वालिटी होती है। पहली, कोई पूछ ले तुमसे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बताइए, पहला आयनिक यौगिक की परिभाषा पूछ सकता है, दूसरा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के परिभाषा तो आप लोगों को बता देगा कि धातु से अधातु में आयनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक को हम कहते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। ऐसे बोला था, विद्युत संयोजक यौगिक। इसके बाद में हम चले थे कि आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं। और आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म होते हैं हमारे पास में वो क्या होते हैं वो देखो। पहला बताया था कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में पहला है भौतिक प्रकृति, दूसरा गलनांक एवं क्वथनांक, तीसरा घुलनशीलता और चौथा विद्युत चालकता। ये हमने 4 प्रकार के आयनिक यौगिकों के क्या पढ़ लिए थे? गुणधर्म पढ़े थे। लेकिन हमने इनको एक्सप्लेन नहीं किया था, विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा था। तो देखिए आज पहले भौतिक प्रकृति में क्या होता है कि हमारे पास जो आयनिक यौगिक होते हैं ये इतने कठोर होते हैं। ये कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य इतने बंध होते हैं मजबूत, मतलब इनके अणुओं के मध्य इनके परमाणुओं के मध्य इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण होता है जिसे हम कहते हैं अति आकर्षण बल। क्या कहते हैं? अति आकर्षण बल। इनके अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में इतना अधिक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है कि एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर। लेकिन ये कुछ भंगुर टाइप के भी होते हैं। ये किस टाइप के होते हैं? ये भंगुर टाइप के भी होते हैं। तो तुमको बोलना है कि आयनिक यौगिक में अति आकर्षण बल नहीं बोल पाओ तो आपको बोल लेना है उच्च आकर्षण बल। ठीक है, उच्च आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और इनकी कुछ प्रकृति कैसी होती है? भंगुर। कैसी होती है? भंगुर। भंगुर का मतलब होता है कि इनके ऊपर हम यदि दाब डालें, इनके ऊपर हम प्रेशर डालें तो ये टूट जाएं। ठीक है, प्रेशर डालते क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि पहली प्रकृति भौतिक प्रकृति, और भौतिक प्रकृति में कि इनके अणुओं परमाणुओं के मध्य अति उच्च आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये कठोर होते हैं। लेकिन कुछ भंगुर टाइप के भी होते हैं जिन पे प्रेशर या दाब डालने से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो पहली प्रकृति भौतिक प्रकृति कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे की ओर। दूसरा है हमारे पास में गलनांक। गलनांक को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और गलनांक बिंदु को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा क्वथनांक। क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग। गलनांक मेल्ट होना, पिघलना। देखो भाई, आप लोगों ने, अब अपन लोग तो नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम को जो वीआईपी वीवीआईपी पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि आइसक्रीम मेल्ट हो गई। आइसक्रीम मतलब पिघल गई। तो पिघलेगी कौन सी चीज़? जो ठोस होगी किस में बन जाएगी? द्रव में। यही तो होगा कि ठोस किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव में। तो गलनांक का मतलब हो गया गलना, कि ठोस द्रव में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से आता है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉयल होना। बॉयल का मतलब उबलना। बॉयल का मतलब उबलना। हम कहते हैं ना कि पानी को बॉयल कर लो, पानी को बॉयल कर लो मतलब पानी को उबाल लो। तो उबलेगी कौन सी चीज़? जो द्रव होगी उसकी क्या बन जाएगी? भाप या गैस। द्रव की क्या बन जाएगी? भाप या गैस। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा कहलाएगा गलनांक, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा क्वथनांक। ठीक है,
इतना दिमाग में आ गया होगा कि गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं। तो अब सिंपल सी बात देखो, दिमाग में ये आ गया होगा कि जो ठोस द्रव में परिवर्तित होगा मतलब गलनांक कहलाएगा, और द्रव भाप में परिवर्तित होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग इसीलिए लिखे हैं, मेल्ट से मतलब पिघलता है, बॉयल का मतलब उबलता है। कौन सी चीज़ उबलती है आप अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो अब इनके आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, अधिकतम होते हैं। क्यों होते हैं, देखो पिघलने में और उबलने में ज़्यादा हमको तकलीफ, ज़्यादा जोर किस में आएगा, जो कठोर होगा, जो कठोर होगा। अरे भाई जिसकी बुद्धि मूड होगी एकदम, उसको समझाने में तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से आयनिक यौगिक क्या होते हैं, कठोर, और कठोर होते हैं इसीलिए इनको पिघलने में और इनकी भाप बनाने में ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा दिक्कत आती है हमको। तो मतलब इनके गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसके होते हैं, आयनिक यौगिकों के। दिमाग में आ गया होगा। तीसरा देखो, घुलनशीलता। ये जल में तो घुल जाते हैं, याद रख लेना कि आयनिक यौगिक पानी में तो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलते। क्यों, पानी में तुम लोगों ने देखा होगा कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यही होता है पानी का फॉर्मूला, क्या होता है H2O। अब आयनिक यौगिकों में क्या होता है, एक तो होता है प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस, होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से जल में हाइड्रोजन तो प्लस हो जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है माइनस। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन तो प्लस के पास चल जाएगा, हाइड्रोजन किसके पास चल जाएगा, माइनस, मतलब विपरीत आयनों की तरफ गति कर जाएंगे ये। लेकिन पेट्रोल में और केरोसिन में कैसे गति करेंगे, यहाँ पे किसके साथ में ये गति करेंगे, ये तो हमारे पास में खनिज खनन से निकलते हैं, और खनन से निकलने के बाद भी ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके निकलती है, ठीक है। तो इनका आयनिक यौगिकों का इनमें विलय होना मुश्किल है, लेकिन जल में विलय हो जाते हैं, ठीक है। ये आ गई इनकी घुलनशीलता की बात। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की ओर, विद्युत चालकता। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके अंदर एक तो होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है नेगेटिव। विद्युत धारा को भी यही चाहिए कि विद्युत धारा में आयनों की गति होती है, आप लोगों को पता है, और इसके अंदर आयन पहले से ही मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रॉन आयनों की तरफ गति करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले पता है कि प्लस तो किसकी साइड गति करेगा, माइनस की साइड, और माइनस किसकी साइड गति करेगा, प्लस की साइड, मतलब अपोजिट की साइड ही गति करेगा। आप लोगों को पता है कि प्लस तो किसकी तरफ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ, और माइनस किसकी तरफ आकर्षित होगा, प्लस की तरफ, ये आपको पता है। तो हमारे पास में विद्युत चालकता का मतलब ये है कि आयनिक यौगिकों में धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। तो मतलब ये धनायन और ऋणायन अपने से विपरीत आयनों की तरफ क्या कर जाते हैं, गति। धनायन तो ऋणायन की ओर भग जाएगा और ऋणायन किसकी ओर भग जाएगा, धनायन की ओर, ठीक है। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठोस अवस्था में ऐसा मुश्किल है, ठोस अवस्था में क्या है, ऐसा मुश्किल है। लेकिन जो पिघल गया उसमें तो आराम से हो सकती है गति। क्यों, पिघले हुए में तो आप लोगों को पता है। मान लो कि मैं 2 मिनट के लिए उदाहरण देके चलता हूँ। गुड़ है, गुड़ में करंट कैसे जाएगा, नॉर्मल सा एग्जांपल है ये, टच आयनिक यौगिकों का टचवुड एग्जांपल नहीं है। गुड़ है, गुड़ में हम तार लगा देंगे, कैसे करंट जाएगा। लेकिन गुड़ को हम जलीय विलयन में घोल लेंगे, तो जलीय विलयन में घोलेंगे तो विलयन बन जाएगा, तो वहाँ पे प्लस माइनस मतलब आयन टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। तो और विद्युत धारा को भी क्या चाहिए, आयन ही चाहिए, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, उसमें भी आवेश चाहिए। तो यहाँ पे गली हुई अवस्था में तो विद्युत चालकता होती है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में भौतिक प्रकृति में पहला याद रखना है कि आयनिक यौगिकों में क्या पाया जाता है, उच्च आकर्षण बल। ये कुछ भंगुर टाइप के भी होते हैं जो प्रेशर डालने से टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, घुलनशीलता, पानी में तो घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल केरोसिन में नहीं घुलते। विद्युत चालकता, आयनों की गति आप लोगों को पता है कि अपोजिट आयन की तरफ जाते हैं, प्लस माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ। लेकिन ठोस अवस्था में ये गति नहीं करेंगे, लेकिन जब गल जाएंगे तो ये गति करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे।
अब हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ने के बाद में हम चलेंगे कि धातुओं की प्राप्ति, कि हमको पृथ्वी से, हमारी धरा से, हमारी धरती से हमको धातु कैसे कैसे मिलती हैं। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पे अथाह भंडार में धातुएं मिलती हैं हमको, अथाह भंडार में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आज भी 118 तत्वों की खोज तो हो चुकी है और आगे का अपने को पता नहीं है कि कितने वैज्ञानिक किस तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं, ये अपने को पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में रख लो पहले तो, कि पृथ्वी से अपने को क्या है कि अथाह भंडार में धातुएं मिलती हैं, मेटल मिलता है। ठीक है, मेटल के साथ में अधातु भी मिलती हैं, है ना। तो धातु कैसे प्राप्त होती है वो देखो भाई। पहले हमारे पास में क्या होता है, खनिज प्राप्त होता है। अब खनिज का मतलब क्या है, खनिज का मतलब खनन से, खनिज का मतलब क्या हो गया, खनन से, मतलब खुदाई से होगा। ठीक है, कि हमको खुदाई से कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो इसकी परिभाषा देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब क्या है कि पृथ्वी पर भूपर्पटी मतलब पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर, सिंपल सी बात है, ऊपर से लेके नीचे तक पृथ्वी है वो। ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल, नेचुरल का मतलब जो भगवान ने पहले से दे दिया, हमने कुछ नहीं किया। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कई तत्व भी पाए जाते हैं और यौगिक भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तत्व भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, यौगिक। अब तत्वों के हमारे पास में समूह जो निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो तो यौगिक कहलाते हैं। खुले खुले तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, अकेले तत्व मिल जाते हैं और यौगिक मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। मतलब खुदाई से हमको जो भी प्राप्त हो रहा है प्राकृतिक रूप से वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। पृथ्वी पर जो भूपर्पटी है उस पर प्राकृतिक रूप से हमको तत्व भी मिलते हैं और यौगिक भी मिलते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज। अब देखो भाई, खनिज मिल रहे हैं हमको, तो खनिज में तत्व भी हैं और क्या है, यौगिक भी हैं, है कि नहीं है। अब इन यौगिकों में, मैंने बोला यौगिकों में क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, तत्वों के निश्चित अनुपात को। तत्वों के समूह में जब निश्चित अनुपात मिलाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम शिकंजी बना रहे हैं तो शिकंजी में 2 नींबू डालेंगे, 2 ही नींबू डालेंगे, चीनी इतनी डालेंगे, चीनी इतनी डालेंगे। ठीक है ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मतलब एक निश्चित अनुपात में हम चीज़ें मिलाते हैं, वो तो क्या कहलाता है, यौगिक। और जब ये यौगिक है तो इसमें कुछ न कुछ चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर रखी है कि नहीं कर रखी, कर रखी है। तो पृथ्वी से भी हम खुदाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है हमारे पास में। अब उन चीज़ों को क्या करते हैं, उन जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल के आई उन्हें हम क्या कहेंगे, खनिज। क्या कहेंगे, खनिज। और इन खनिजों में से भी हम एक स्पेशल धातु निकाल लें तो उसे हम कहेंगे अयस्क। क्या कहेंगे, अयस्क। कि खनिज में कोई विशेष धातु की मात्रा मिलती है तो उसे हम कहेंगे अयस्क। मत अब दोबारा समझो, अब समझ में आ जाएगा कि हमने पृथ्वी पर खुदाई की तो हमको बहुत सारा माल मिल गया नीचे से, खनन के द्वारा हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, और उनमें से जो बहुत सारा माल मिला उसे तो हमने क्या कहा, खनिज का, जो पहले से प्रकृति में मौजूद है प्राकृतिक रूप से। अब उनमें से कोई स्पेशल धातु निकाल ली हमने कि भाई हमने माना कि यार इसमें सोना अच्छा लग रहा है, तो सोना है, ये चांदी है, ये प्लेटिनम है, ये एल्यूमिनियम है, उनको अलग कर लिया। तो जो स्पेशल या विशेष धातु होती है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं ना। तो पृथ्वी पर खुदाई के दौरान जो निकलता है उसे तो हम क्या कहते हैं, खनिज। और खनिज में से हम छांट लेते हैं अच्छी चीज, उसे क्या कहते हैं हम, अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। आया होगा समझ में। तो अब इसमें भी कुछ न कुछ होता है। देखो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो हमारे पास में ऊपर के हैं, सक्रियता श्रेणी के ऊपर के। जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये बीच के हैं, मध्यम। और ये पारा, अर्जेंटा मतलब चांदी, और सोना, ये क्या है, नीचे के हैं। मतलब ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है। ठीक है ना, यही बताया था आपको। जो हमारे पास में कॉपर और अर्जेंटम, ये रहा कॉपर और ये रहा अर्जेंटम, मतलब तांबा और चांदी, ये क्या करते हैं, सल्फाइड भी बना लेते हैं
और ऑक्साइड भी बना लेते हैं। तो ये नोट कर लेना कि कॉपर सल्फाइड भी बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड भी बना लेता है। ठीक है, CuS भी बना लेता है, CuO भी बना लेता है। ठीक है, अर्जेंटम सल्फाइड भी बना लेता है और अर्जेंटम ऑक्साइड भी बना लेता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये केवल ये बैलेंसिंग नहीं है। ठीक है ना, तो तुमको याद रखना है कि इनके साथ S भी जुड़ सकता है, मतलब सल्फर भी जुड़ सकता है, इनके साथ में O भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। तो कॉपर और चांदी अपने सल्फाइड यौगिक भी बना लेते हैं, अपने ऑक्साइड यौगिक भी बना लेते हैं। ये नोट कर लेना। मध्यम में कौन कौन थे? जिंक था, फेरिक था, लेड था, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सारे थे। तो मध्यम में जिंक, फेरिक और लेड ये भी क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड भी बना लेते हैं, सल्फाइड भी बना लेते हैं, लेकिन ये कार्बोनेट भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारे पास में कि जिंक मतलब जस्ता, फेरिक लोहा, लेड, ये क्या करते हैं हमारे पास में ऑक्साइड के यौगिक भी बना लेते हैं, सल्फाइड के यौगिक भी बना लेते हैं और ये कार्बोनेट के यौगिक भी बना लेते हैं। कॉपर और चांदी तो बनाती हैं केवल और केवल सल्फाइड और ऑक्साइड की। जिंक, फेरिक और हमारे पास में लेड है, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट तीनों बना सकता है ये मतलब सल्फर के साथ भी क्रिया कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बोनेट के साथ भी क्रिया कर सकता है। इतना दिमाग में रख लेना। और कई धातुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाती हैं। कई धातुएं क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब वो ऑक्साइड का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, वो ऑक्सीजन के साथ में तुरंत क्रिया कर बैठती हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करती हैं? ऑक्साइड का निर्माण कौन करेगा? जिसके पास ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होगी। क्योंकि ऑक्साइड कब बनता है? जब ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है। भाई धातु ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली तब जाके ही तो ऑक्साइड बनेगा। तो धातु के पास ऑक्सीजन की मात्रा ही ज्यादा होगी तो ऑक्साइड तुरंत बन जाएगा। तो ऑक्साइड तब बनेगा जब जाके धातु के पास में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। तो आप लोगों को यह समझाने के लिए था कि खनिज किसे कहते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से आप लोगों को पता है कि बहुत सारे तत्व हैं, यौगिक हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। और खनिजों में से हम स्पेशल धातु निकाल लेते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। कॉपर और चांदी क्या करती हैं? सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों तरह के बना लेती हैं यौगिक। जिंक सल्फाइड के बना देगा, ऑक्साइड के बना देगा और कार्बोनेट के भी, ये भी तीनों बना देगा और ये भी तीनों बना देगा। कई धातुएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया बहुत ज़्यादा कर बैठती हैं क्योंकि उनके पास में प्रचुर मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बार। कर लिया होगा? ठीक है, और नहीं किया तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना एक बार। आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं मैं कि मैं आपको कुछ दो टाइप के नोट्स भेज रहा हूं। एक तो मैंने हैंड राइटिंग वाले हैं मेरे नोट्स, ठीक है, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जिनमें मैं कुछ क्वेश्चन भी कराता हूं लास्ट में। ठीक है, और एक आती है मेरे पास में प्रिंटेड पीडीएफ, मैं भेजता हूं। एक आती है प्रिंटेड पीडीएफ। ठीक है, इनको तो आप लोग करना रजिस्टर में। ठीक है, और इनको करना है केवल लर्न, याद करना है इनको। ठीक है, अब आया होगा समझ में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे ये कि हैंडराइटिंग वाले कॉपी में और पीडीएफ वाले केवल शॉर्टकट हैं जो आपको याद करने। ये पढ़ने के बाद इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पढ़ लोगे, ये सीधी भाषा में लिखे हुए, फिर इनको याद करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और ये नंबर रहे, इस नंबर पे मैसेज कर दिया करो कोई प्रॉब्लम आए तो।
और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंद्र जोनवाल, इस पे जाके आप मेरे को फॉलो करो। वहाँ पे अब और भी आपको 10th क्लास के पीछे से चैप्टर चालू करूँगा। आगे से स्कूल की तरफ चल रहे हैं, अब मैं पीछे से भी चैप्टर चालू करूँगा, जिससे क्या है कोर्स पूरा कवर हो जाए। नहीं तो स्कूल पता नहीं अभी 1 महीने बाद खुलेंगे कि 15 दिन बाद खुलेंगे, तो इसलिए क्या पीछे रह जाएंगे अपन लोग। जुलाई आ गया है, जून चल रहा है, तो इसलिए। और घबराने की कोई बात नहीं है, पढ़ाने में दमखम पूरा लगा दूंगा। स्कूल में जो भी पढ़ाया आपको सब परफेक्ट है, सब टीचर परफेक्ट है, लेकिन मेरा ध्येय इतना सा है कि जो मेरे से पढ़ रहे हो पूरा परफेक्ट याद करो। स्कूल में जाके आनाकानी नहीं हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया था, मेरे को वो समझ में नहीं आया था, मेरे को ये समझ नहीं आया। कुछ प्रयोग हैं जो मैं नहीं कराता, उसका कारण है कि वो मैं प्रश्न बना के लिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल लर्न करना है अच्छे से। जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से लर्न करो। PDF आ रही है रट के फेंक दो, घोल के पी जाओ जितना आ रहा है ना उसको। आई होप कि जितना मैं पढ़ा के जाऊँगा उसमें से तो नंबर नहीं कटने दूंगा, शायद इतना मेरे को तो आता है, लेकिन मैं कोशिश मेरी पूरी करूँगा। आपको मेहनत ज़रूर करनी है, मेरे से जितना बन पाता है मैं कोशिश करता हूँ। मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ कि मैं किसी से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, किसी से कम अच्छा पढ़ाता हूँ। मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं बुरा पढ़ाता हूँ तो भी आपको पता है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो भी आपको पता है, लेकिन जैसा भी पढ़ाता हूँ मेरे को जितना आता है उसमें 101% देता हूँ। मैं कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ता। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जब बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो बात अलग है। इसलिए किस्मत पे टिका हुआ नहीं हूँ, मेहनत पे टिका हुआ हूँ। आपसे भी यही वादा करता हूँ और ये आपसे वादा भी यही करवाता हूँ, मेहनत पे टिके रहना, किस्मत पे मत टिकना। क्योंकि किस्मत पे टिकोगे तो दूसरा चांस ले जाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत के पीछे यदि रोना धोना रहा तो मेहनत करने वाले एक से एक पीछे लाइन में बैठे हुए आपको साइड करके वो आगे निकल जाएंगे। और इस बार बाजी आप ही मारोगे, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। तो आप लगातार मेहनत पे जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करूँगा आपके साथ जब तक मेरा आपके साथ कांटेक्ट है, क्योंकि एक पैर उठाने के बाद दूसरे पैर का किसी को पता नहीं रहता। दूरी ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं, कोरोना ने बनाई है ये। हाथ मिला के चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए आपके लिए मैं खड़ा हूँ, जितनी मेरे से बन पाएगी मैसेज करो, मैं सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। वीडियो को प्रॉपर देखो, स्क्रीनशॉट कर लो, लिखो, याद करो। और मेरा यूट्यूब चैनल इंद्र कुमार जोनवाल के नाम से, उसको सर्च करो, दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, सब्सक्राइब आप बढ़वाओ। ये आपसे मैं प्रॉमिस करवाता हूँ कि मेरे जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर 1000 हो जाने चाहिए जुलाई तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए मेरे चैनल के। बस इतना आपसे मैं चाहता हूँ। अब ये भी आप नहीं कर सकते। इंद्र कुमार जोनवाल के नाम से मेरा चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर जुलाई तक चाहिए मेरे को। लगातार मेहनत करूँगा आपके साथ में, एक से एक शॉर्टकट वीडियोज़ लेके आऊँगा, और जितना भी याद करवाने की मेरी ताकत है वो ताकत आपके अंदर जोड़ दूँगा। वादा करो कि 1000 सब्सक्राइबर आप कर दोगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हुए, गर्मी बहुत तेज़ है और पसीने छूट रहे हैं। मॉर्निंग में वीडियो नहीं बनाई गई है, इवनिंग में वीडियो बनाई है, तो इसलिए कल एक लंबी वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये शॉर्टकट वीडियो को देखना, 2 टॉपिक कवर किए हैं इसके अंदर। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।